जो गलतियां 10th के अंदर में किए थे वो दोबारा से गलती हम 11th के अंदर नहीं करना चाहते। स्टेट बोर्ड के बच्चे खास करके समझने लगते हैं कि हम तो भैया बहुत कमजोर हैं। एक ऐसा पेपर है जिसे कोई भी इंसान अगर समझना चाहे तो आसानी से समझ सकता है। हर एक इंसान चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें कि हमारे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आए। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझ प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। स्वागत है सभी बच्चों का कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम में। देखिए, क्लास 10th पास करने के बाद बच्चों की एक चिंता रहती है कि सर क्लास 11th में तो आ गए, अब हमें कौन कौन से पेपर पढ़ने होंगे, कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी, हमें पूरे साल भर कैसे तैयारी करनी होगी ताकि हम जो गलतियां 10th के अंदर में किए थे वो दोबारा से गलती हम 11th के अंदर नहीं करना चाहते। इसी बात को लेकर के आज हम इस पूरे सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में खास करके कौन कौन सा हमें पेपर पढ़ना होगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा पेपर है जिसे कोई भी इंसान अगर समझना चाहे तो आसानी से समझ सकता है। यहाँ पर कोई भी कंटेंट रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात यहाँ पर आता है स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि स्टेट बोर्ड के बच्चे खास करके समझने लगते हैं कि हम तो भैया बहुत कमजोर हैं, हमारे पेपर्स जो है वो पहले भी कमजोर रह चुका है क्लास 10th के अंदर में। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या हम एक बार जो गलती लाइफ के अंदर में करते हैं, क्या वो गलतियां हम दोबारा से दोहराने की कोशिश कभी करेंगे? कभी नहीं। ये गलती कोई नहीं करना चाहता। हर एक इंसान चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें कि हमारे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आए, बेहतरीन बदलाव आए, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर में बहुत कुछ मचाते हो। तो हम कहते हैं कि क्लास 11th के अंदर में जो आप इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये सफर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार आपका होगा। कौन कौन से पेपर हैं क्लास 11th के अंदर में और हमें वो पेपर्स कैसे पढ़ने में लगेगा, ये सारा कुछ आज के सेशन में हम आपको फिल करवाने वाले हैं। क्लास 11th की जब भी बात होती है और खास करके इकोनॉमिक्स की, तो बच्चों का डर सबसे पहले यही रहता है कि सर हमें स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ने होंगे क्या क्लास 11th के अंदर, और क्या हमें भारतीय अर्थव्यवस्था भी पढ़ना होगा? तो बिल्कुल हाँ, स्टेट बोर्ड के बच्चे जो सांख्यिकी पढ़ते हैं ना, वो वही सांख्यिकी होता है जो आप क्लास 8, 9, 10 में पढ़ रहे थे, जैसे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब सारा पढ़ रहे थे। बस यही सारी चीजें क्लास 11th के अंदर भी है। बस कुछ कुछ जो यहाँ पर एक्स्ट्रा टॉपिक आएंगे उसका डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। अब बात आती है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के। तो हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आप देश के अंदर में जो नियम, नीति, जो कानून बनता है आर्थिक आधार पर, जैसे मान लीजिए भारत सरकार कोई योजना लेकर के आ रही है, क्या आप उसकी समझ आप बढ़ाना नहीं चाहेंगे? क्या आप उस योजना का लाभ नहीं लेना चाहेंगे? क्या आप उस योजना के बारे में जागरूक नहीं होना चाहेंगे? क्योंकि सरकार देश के अंदर में जो कुछ भी आर्थिक नियम, नीति बनाती है, उसके असर हमारे जीवन पर पड़ता है। और इसी बात के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन होगा बहुत ही ईमानदारी से पढ़ना होगा, तब जाकर के आप सरकार की नियम, कानून, उनकी नीतियां और आर्थिक सिद्धांतों को जान पाएंगे। तो यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि ये दो पेपर आपके पास आ रहे हैं क्लास 11th के अंदर में, एक है आपका स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमी। ये दोनों को कैसे समझेंगे हम रियल लाइफ से जोड़ करके, ये बातें तो हम डिस्कस करेंगे ही। आइए आगे समझते हैं। अब यहां पर हमने रखा हुआ है क्या, रोड मैप, यानी कि पूरा का पूरा क्लास 11th के अंदर ये जो दोनों पोर्शन आपके आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये दोनों पेपर पर हम यहां डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं कि आखिर हमारा ये क्लास 11th के अंदर में दो पेपर कौन कौन सा है। एक तो हमारा है एनसीईआरटी का पहला किताब, देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, और यहीं पर दूसरा पेपर है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो ये दो पेपर आपको क्लास 11th के अंदर में स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ना होता है। और खास करके अगर 2026 की तैयारी, यानी कि स्टेट बोर्ड, चाहे तो आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे तो यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, या फिर झारखंड बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, या फिर उत्तराखंड बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान बोर्ड से भी हो सकते हैं। तो बच्चों का यहां पर बार बार जो है सवाल रहता है कि सर हम फलाने बोर्ड से हैं, क्या हम तैयारी कर सकते हैं? भैया अभी से तैयारी कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छा मौका है आपके पास। क्लास 11th के अंदर कोई भी गलती ऐसी मत करना जो आप क्लास 10th में कर चुके होगे, बचने की कोशिश करना उन गलतियों से, ठीक है।
तो यहां पर ये दो पोर्शन आपके पास आ रहा है, एक तो आपका स्टैटिस्टिक्स और दूसरा इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। यही दो पेपर हैं इकोनॉमिक्स के अंदर में। आगे देखिएगा ये अपना सिलेबस कैसा है एक बार दिखाते हैं आपको हम। यहां पर सांख्यिकी के अंदर में ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। चैप्टर पहला क्या है? इंट्रोडक्शन। जैसे किसी इंसान से आप जब मिलते हो तो उनका हालचाल पूछते हो कि भैया क्या हालचाल है, कैसे आप, है कि नहीं? ठीक वैसे ही अर्थशास्त्र की शुरुआत यहीं से होगी, स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत यानी कि सांख्यिकी की शुरुआत यहीं से होगी। अब जानोगे कि आखिर में सांख्यिकी है क्या। सबसे पहले तो अर्थशास्त्र के बारे में जानोगे, उसके बाद जानोगे कि सांख्यिकी क्या है, इसके महत्व हमारे जीवन में कैसे है। ये सब सारी चीजें आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, परिचय में। दूसरा चैप्टर है आंकड़ों का संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा। आप सीखोगे कि आंकड़े कैसे संग्रह किए जाते हैं। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, आईपीएल चल रहा होता है तो आप वहां पर देखते हो कि अलग अलग तरीके से आपको स्कोर दिखाए जाते हैं, है कि नहीं? या फिर कई बार आपने देखा होगा कि ग्राफ दिखाया जाता है, कई बार टेबल दिखाए जाते हैं। क्रिकेट मैच चल रहा होता है और आप अगर मैच देख रहे होगे लाइव में तो आपको वहां पर अलग अलग तरीके से फ्रेमिंग करके डेटा दिखाए जाते हैं, आंकड़े दिखाए जाते हैं, ताकि आप उन आंकड़ों को आसानी से समझ सकें, चाहे तो टेबल में दिखाया जाए या फिर डायग्राम के अंदर में। ठीक है, तो यहां पर आप समझोगे सबसे पहले क्या आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जाता है। दूसरा होता है क्या आंकड़ों का संगठन, यानी कि अब डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या सर हम डेटा को जो कलेक्ट करते हैं या फिर संग्रह करते हैं वो हमारा ऑर्गेनाइज नहीं होता? नहीं, वो होता है रॉ डेटा, कच्चे आंकड़े। अब उन्हीं आंकड़ों को अगर हम वर्गीकरण कर देते हैं उनके गुणों और अवगुणों के आधार पर, तब जाकर के वो कहलाता है डेटा का ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहां पर आंकड़ों का संगठन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा ये क्या है, चौथा चैप्टर कह रहे हैं कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करेंगे कि आसानी से हर एक इंसान उसे समझ सके। कमजोर से कमजोर व्यक्ति जो खुद को समझता है अपने आप को कि हमें कुछ नहीं समझ में आता, तो यहां पर जो स्टैटिस्टिक्स का ये जो चैप्टर दिख रहा है ना आपको, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये प्रस्तुतिकरण ही जो है वो एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम आंकड़ों को बहुत आसान बना सकते हैं हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। तो ये सारा चीज आप सीखते हो इस वाले चैप्टर के अंदर। अब जो बात आ जाती है, मेन पोर्शन आपका यहां से शुरुआत हो जाता है कुछ सीखने की, नई चीजें सीखने की। वो क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा होगा। माध्य, माध्य का बहुलक पढ़े होगे, चतुर्थक यहां पर पढ़ोगे, साथ ही साथ सहसंबंध, ये सब सारी चीजें आपको नजर आएगा इस वाले चैप्टर के अंदर। आप देखोगे सहसंबंध तो हमारा अगला चैप्टर है ही, तो यहां पर आप देखोगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर माध्य, माध्य का बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। सहसंबंध में क्या पढ़ने वाले हैं कि देखिए किसी वस्तु का अगर दाम बढ़ जाता है, किसी वस्तु का अगर दाम बढ़ जाता है, वस्तु महंगी हो जाती है तो लोग उसकी मांग घटा देते हैं। तो यहां पर होता क्या है, दोनों में सीधा संबंध या विपरीत संबंध? कहोगे सर विपरीत संबंध, क्योंकि मूल्य बढ़ने पर मांग की मात्रा कम कर दी जाती है। तो ये मूल्य, ये जो मूल्य है और ये जो मांग की मात्रा है, इन दोनों में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है कि कोई भी वस्तु जब महंगी हो जाती है हम उसकी मांग कम कर देते हैं, विपरीत संबंध है। और इन्हीं संबंधों को आप सीखते हैं यहां पर, जिससे कि आप क्लास 12th के अंदर में आसानी से डायग्राम बना पाते हो। यानी कि जो चीजें आप क्लास 12th में करने वाले हो उन सारी चीजों को क्लास 11th में सीखा जा सकता है कि डायग्राम कैसे तैयार किए जाते हैं। तो जो बच्चा यहां पर सहसंबंध को विशेष तौर पर ध्यान देगा उसको क्लास 12th में भी दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखिएगा सूचकांक। कभी आपने ये जानने की कोशिश करी है कि देश में बहुत सारी वस्तुओं का कीमत क्रमशः या फिर लगातार बढ़ते चला जा रहा है, महंगी होती जा रही है, आप उसे इन्फ्लेशन कहते हो, महंगाई कहते हो। तो हां, पहले 10 वर्षों पहले कोई वस्तु का दाम कितना था, 10 वर्षों बाद आज उस वस्तु का दाम कितना है, इन चीजों को अगर आप कभी जानने की कोशिश किए हो या समझने की कोशिश किए हो या फिर कभी मन में कोई ऐसा विचार आया है, तो हां आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ना चाहिए जिसका नाम है सूचकांक या फिर इंडेक्स नंबर। अलग अलग जो सिद्धांतवादी हैं, अलग अलग जो स्टैटिस्टिशियन हैं, सांख्यिकीविद हैं, उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके दिए हैं सूचकांक हल करने के लिए, और उन्हीं मेथड्स को आप सीखते हो इस वाले चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा सांख्यिकीय विधियों के उपयोग रियल लाइफ में आप कैसे करते हो।
ठीक है, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, क्योंकि अलग अलग जो सांख्यिकीय विधियां आप यहां तक पढ़ चुके होंगे, उन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आप जोड़ने की कोशिश करते हो, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो। तो ये जो लास्ट वाला चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है, बट मैं कहूंगा कि इन सारे चैप्टर का समरी यहां पर छुपा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां तक आपको बातें समझ आ गई होगी कि हमें सांख्यिकी के अंदर में यही जो है वो सारी चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अब बात आती है दूसरे पेपर का। दूसरा पेपर हमारा कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, भारतीय आर्थिक विकास भी आप इसको नाम देते हैं, या फिर आप चाहे तो इंडियन इकोनॉमी भी कह सकते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था भी कह सकते हो। इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था आजाद हुई तो उसी समय हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की हालात क्या थे, हमारा देश कैसा था, आर्थिक मामलों में सारी चीजें आपको समझना होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर देखिएगा क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर के 90 तक की स्थिति क्या थी। जब हम बात करते हैं आजाद हो गया भारत, 1947 की बातें तो यहां पर हो जाएगी पहले चैप्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन 1950 से लेकर के 90 तक का एक नया इतिहास बना भारत का, जिसमें कि ये हम लोग उल्लेख करेंगे कि आखिर में देश में योजनाएं किस प्रकार से तैयार की गई। आपने बहुत बार पंचवर्षीय योजनाओं का नाम सुना होगा। तो योजनाएं जो तैयार हुई देश के अंदर में, ज्यादातर जो योजनाएं असफल रही, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था? अच्छा, बहुत सारी योजनाएं सफल भी हुई, तो उसके पीछे कारण क्या था? हम कैसे जो है देश की तरक्की करवाए हैं 1950 से लेकर के 90 तक का, ये सारा इतिहास आप यहां पर समझोगे। ठीक है, यानी कि इतिहास जो हम लोग समझने वाले भारत का, वो होगा आर्थिक इतिहास। ठीक है, अगला देखिएगा। कभी आपने ये सोचने की कोशिश किया होगा, जानने की कोशिश किया होगा, है ना, कि एलपीजी एक पॉलिसी है देश के लिए, जो कि 1991 में लागू किया गया था, जब देश के वित्त मंत्री पद पर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। उसी वर्ष की या फिर उसी समय का एक जो है वो कह सकते हो योजना रहा, या फिर पूरा का पूरा एक नीति रहा कह सकते हो, जिसका पूरा नाम था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसको यहां पर देखना है कि आखिर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और कैसे हमारे देश के लिए ये नीतियां, ये योजनाएं फायदा पहुंचाई, ये सारी चीजें आप यहां से सीख सकोगे। सर इससे होगा क्या, हमें क्या मिलेगा? देखिए, इससे यह पता चलेगा कि भारत ने कैसे 1991 में एक नई नीति को लागू किया और उन नीतियों के जरिए उसका फायदा आज तक भारत को मिल रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो एक बड़ी क्रांति छिड़ गई देश के अंदर में, एक नए सुधार लागू किए गए, इसीलिए हम कह सकते हैं एलपीजी को नए नाम से जानते हैं, जिसका नाम है नई आर्थिक नीति। 1991 की नीति थी ये, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट और सबसे यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कहेंगे भारत के सापेक्ष में गरीबी। गरीबी को आपको समझना होगा। हम तो कहते हैं कि ये चैप्टर है ही नहीं, ये तो हमारा जीवन ही बन चुका है, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। ठीक है, देश की हालात यही है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की हालात यही है। और यहां पर कई बार ऐसे भी स्टेटमेंट आपको मिलेंगे जिस पर लिखा जाता है कि गरीबी क्या है? एक ऐसी दशा है जिसमें लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं तक भी पूरा नहीं कर पाते। बात समझ रहे हो? जिसमें कि शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, खान पान, रहन सहन भी आता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेगा कि गरीबी के पीछे कौन कौन से कारण हैं। अच्छा, कौन कौन सी योजनाएं लागू की सरकार ने अभी तक गरीबी निवारण के लिए, और क्या हमारे सिचुएशन अभी भी हैं। इन सारी चीजों को आप आंकड़ों के साथ समझेंगे, तब जाकर के आपको देश की वास्तविक हालात समझ में आएगा। ठीक है, सो ये पूरे के पूरे चैप्टर मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी बाकी चैप्टर्स यहां पर हैं, जैसे कि भारत में मानव पूंजी निर्माण, और हम कहते हैं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी से भी देख लीजिए, कह रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। भारत के अंदर में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। अब भारत में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, भारत में अब गुणवत्ता शिक्षा की कमी है, और उस गुणवत्ता शिक्षा को पूरा करेंगे आप। वो गुणवत्ता शिक्षा आपके अंदर जब आएगा, आप अपनी पीढ़ियों में ट्रांसफर करेंगे, जो है वो आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, तब जाकर के धीरे 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 अपना देश तरक्की के रास्ते पर चढ़ेगा। हम कहते हैं बार बार आपको कि भारत में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है,
भारत में अच्छे से पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां पर कोई भी एक मानव मानव पूंजी कैसे बन जाता है, कोई भी एक साधारण सा मानव मानव पूंजी कैसे बन जाता है। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सीए बन गया, कोई शिक्षक बन गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक साधारण सा मानव इतने सारे अलग अलग प्रोफेशन में जुड़ता कैसे है। वो लेता है पहले शिक्षा, उसकी स्वास्थ्य भी बेहतरीन होना चाहिए, फिर लेता है प्रशिक्षण। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, ये कुछ ऐसे 3 हथियार हैं जिसकी वजह से एक साधारण सा मानव मानव पूंजी बन जाता है। ठीक है, मतलब कि यहां पर हम कह सकते हैं कि साधारण सा मानव सिर्फ मानव है, लेकिन वही मानव के अंदर अगर शिक्षा दे दिया जाए, उसी मानव का अगर स्वास्थ्य बेहतर किया जाए, उसी मानव को अगर लगातार अलग अलग कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, तो वो इंसान साधारण इंसान नहीं रहता। बात समझ पा रहे हो? वो दूसरों को मदद करने के लायक बन जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर चैप्टर हमारा कौन सा है, ग्रामीण विकास, जिसको हम कहेंगे रूरल डेवलपमेंट। अब ये भी मैं कहता हूं कि ये चैप्टर नहीं है, ये हमारे देश की कहानी है। ग्रामीण विकास, हम तो कहते हैं कि गांवों से ही मिलकर के अपना देश बना है भारत। भारत गांव का देश है, और ग्रामीण समस्याएं क्या है, ग्राम एक गांव कैसे डेवलप कर सकता है, कैसे तेजी से विकसित हो सकता है, वहां के लोगों की समस्याएं क्या हैं। अगर इन सारी चीजों को आप समझ पाओगे तो मुझे लगता है कि वहां के लोगों के लिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नए विचार आपके अंदर पनपे। जैसे कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे विचार होते हैं, और हमारे जैसे कई सारी टीचर्स, कई सारी जो लोग हैं देश के अंदर में, जो हमेशा से देश की भलाई, ग्रामीण क्षेत्र की भलाई सोचते हैं, लेकिन वो धरातल पर कई बार उतर नहीं पाता है। वो धरातल पर उतरने के लिए होना चाहिए क्या, होना चाहिए कि हम सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक हों, हम सरकार की योजनाओं का लाभ उठा पाएं। ठीक है, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और वहां पर कैसे तरक्की हो सकती है, इन सारी चीजों को आप इस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, अगला देखिए, रोजगार संवृद्धि, यानी कि आप यहां पर कहोगे ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और अनौपचारिकीकरण, ये सारे अन्य मुद्दे भी आप यहां पर समझोगे। बहुत सारी समस्या आएगी, जैसे कि बेरोजगारी को लेकर के भी समझेंगे। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के कितने सारे प्रकार होते हैं, ये सारे टर्म आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बट इसके अंदर 2 क्वेश्चन लॉन्ग बनते हैं, एक तो बेरोजगारी से संबंधित और दूसरा रोजगार की कितने सारे अलग अलग जो है वो योजनाएं तैयार की गई है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगला चैप्टर देखिएगा, यह है आधारिक संरचना, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के अंदर में सड़कें, देश के अंदर में हॉस्पिटल, देश के अंदर में शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये सब क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत अवसंरचनाएं हैं, जिसकी मदद से केवल आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी अपने कार्यों को आसान कर पाती है। समझ पाए? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आधारिक संरचना, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आगे आइए, अब यहां पर 2 चैप्टर और भी हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर में। एक हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण और धारणीय विकास, यानी कि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अब हमें तरक्की ऐसी करनी होगी जिसमें हम पर्यावरण का विशेष ख्याल रखते हुए, भावी पीढ़ियों का ख्याल रखते हुए हम अपनी जरूरतों को भी आसानी से पूरा कर सकें। और यहां पर आप समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से 17 लक्ष्य थे जिसे 2030 तक जरूरत से ज्यादा ही पूरा करना है, लेकिन ये देखते हैं कहां तक पॉसिबल है। ठीक है, तो 2030 तक यहां पर जो वो एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि लक्ष्य रखा गया है। 17 लक्ष्य इसके अंदर शामिल हैं, और वो 17 लक्ष्य 2030 तक पूरा भी करना है। तय कब हुआ था? सितंबर के 2015 में, लेकिन 2030 तक उन 17 लक्ष्यों को प्राप्त भी करना है। उस 17 लक्ष्यों में से शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, बहुत सारी चीजें शामिल है। जब क्लास के अंदर में एक एक चीजें आपको बताएंगे डिटेल में, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहां पर देखोगे यानी कि भारत और उनके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। हमारे देश के आसपास में जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, आपके चैप्टर के हिसाब से यही आ रहा है, 2 देश, चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों ही देशों से भारत की तुलना करनी है और देखना है कि अगर इन देशों के अंदर, एक तो हम समझते हैं समानता थोड़ी बहुत, ये कि चलिए विभाजन को अगर हम लेकर के चलें, देश का विभाजन 1947,
भारत पाकिस्तान, तो इन दोनों में समानता क्या है, इन दोनों में भिन्नता क्या है, ये दोनों चीजें समझेंगे। अच्छा, भारत और पाकिस्तान में अगर जनसंख्या के मामले से देखा जाए, तरक्की के रूप में देखा जाए दोनों देशों को, तो कौन किससे ज्यादा आगे निकला हुआ है और उसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, ये सब सारी चीजें हम लोग समझते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर, जिससे कि हमें महसूस होता है कि हम धीमी चल रहे हैं या तेजी चल रहे हैं। ठीक है, यहां से हम अपने देश के ऊपर में कई बार गर्व करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भैया शर्म आ रहा है, हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है। और कई बार गर्व होता है कि हमारा देश भारत बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, तेजी से तरक्की कर रहा है। तो ये सारी चीजें उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये दोनों पेपर कैसे कैसे आपको पढ़ने होंगे। अब बात आता है कि सर क्लास 11वीं का अगर हम देखें यूपी बोर्ड का सिलेबस, तो क्या उसमें कुछ भिन्नता है? अरे कोई अंतर नहीं भाई, एक जरा सा भी पॉइंट इधर उधर नहीं है। अब देखो, देखना चाहोगे, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, सांख्यिकी की हमने बात किया ना एनसीईआरटी के हिसाब से। अब देखिए यूपी बोर्ड के हिसाब से कैसे है। यूपी बोर्ड में भी परिचय चैप्टर है, आंकड़ों का संग्रह वहां पर अलग चैप्टर था। यहां पर देखिएगा आंकड़ों का संग्रह, व्यवस्थीकरण और प्रस्तुतिकरण एक साथ में कर दिया गया है, जबकि एनसीईआरटी में ये तीनों के तीनों चैप्टर अलग अलग बन रहे थे, है कि नहीं? बस ये अंतर है केवल। तीसरा क्या है? सांख्यिकीय उपकरण एवं उसका अर्थ, जिसमें कि आप माध्य का बहुलक पढ़ोगे, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें इसी के अंदर आएगा। और फिर यहां पर देखिएगा सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन, और फिर सूचकांक, यानी कि पूरे के पूरे वही सारे चैप्टर हैं जो कि आपने अभी एनसीईआरटी के अनुसार देखा। ठीक है, तो सांख्यिकी में तो कोई अंतर नहीं है। दूसरा पेपर देख लेते हैं। दूसरे पेपर के अंदर में सबसे पहले बात आ रहा है क्या कि विकास के अनुभव लेने हैं, कब से लेकर के कब तक। कह रहा है कि 1947 से लेकर के 90 तक, और यही बात एनसीईआरटी में दो अलग अलग चैप्टर बन रहे थे, है कि नहीं? एक तो स्वतंत्रता के समय और एक स्वतंत्रता के बाद 1950 से लेकर के 90 तक का। अब यहां पर दोनों ही चैप्टर को मर्ज कर दिया गया है, जिससे कि आप देखोगे विकास के अनुभव 1947 से 90 तक का ले लिया है, प्लस में यहां पर 1991 से प्रारंभ हुए आर्थिक सुधार भी शामिल किए गए हैं, जो कि हम एलपीजी कह रहे थे, वो चैप्टर यहीं पर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जिसके अंदर में रोजगार, बेरोजगारी, ये सब सारी चीजें आप पढ़ोगे। ठीक है, अब चूंकि चुनौतियां कह दिया है, चैलेंजेस कह दिया है, तो यहीं पर सीखोगे कि आखिर में गरीबी क्या है, गरीबी के कौन कौन से कारण हैं, गरीबी निवारण के लिए सरकार जो है अब तक कौन कौन सी योजनाएं चला चुकी हैं, और कहां तक हमारे देश के अंदर जो योजनाएं चल रही है वो सफल भी हुई हैं। ये सारी कुछ आप जो है वो यहां पर समझने वाले। ठीक है, और सबसे आखिरी में देखिएगा यानी कि भारत का अपना विकास का अनुभव, पड़ोसी देशों के साथ तुलना। पड़ोसी देश वही भारत, चाइना, ठीक है, और पाकिस्तान, ये तीनों देश को लेकर के आपस में तुलना करना है। अब यहां पर आते हैं क्लास 11वीं का ही, और बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार देख लीजिए क्लास 11 का सिलेबस कैसा है। यहां पर भी आप देखोगे सांख्यिकी आपको पढ़ना ही है, लेकिन जो रेड हमने किया हुआ है ये बिहार बोर्ड के अंदर में शामिल नहीं है। जैसे कि परिचय वाले चैप्टर आपको भी पढ़ने हैं बिहार बोर्ड के अंदर भी, आंकड़ों का संग्रह, व्यवस्थीकरण और उनका प्रस्तुतिकरण, जैसे कि यूपी बोर्ड का सिलेबस है वैसा ही बिहार बोर्ड का भी सिलेबस है। यहां पर देखिएगा सांख्यिकीय उपकरण एवं उनका अर्थ, मतलब यहां तक के चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम है सांख्यिकी वाला, बिल्कुल आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। 2 पॉइंट्स, सहसंबंध और सूचकांक बिहार बोर्ड के अंदर में शामिल नहीं है। तो हम कैसे पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी के अनुसार, मतलब कि ये टॉपिक्स भी हम आपके कवर करेंगे, लेकिन जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं स्पेशली यहां पर सीख तो लेंगे सिलेबस के हिसाब से, लेकिन आपके एग्जाम में सहसंबंध और सूचकांक से सवाल नहीं किया जाएगा। ये आपके सिलेबस के अनुसार हो गया। बाकी आप देखो, अगर हम दूसरे पेपर की बात करें जो कि है भारत का आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था कह लीजिए, ये बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार बता रहे हैं दूसरा पेपर, तो विकास के अनुभव आपको भी पढ़ना है 1947 से 90 तक का, बिल्कुल वही सिलेबस जो यूपी बोर्ड का था। यहां पर देखिएगा अलग से चैप्टर बना दिया है 1991 से आर्थिक सुधार जो हुए हैं, जिसको हम एलपीजी नाम देते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बिहार एवं भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां, मतलब यूपी बोर्ड के अंदर में यूपी बोर्ड का कोई अर्थव्यवस्था शामिल नहीं था, लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस के अंदर में बिहार से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं कि बिहार में कैसी कैसी चैलेंजेस हैं। वहां पर भी तो गरीबी बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा यहां पर, यानी कि भारत के सापेक्ष में भी देखना होगा गरीबी बेरोजगारी, और बिहार के सापेक्ष में भी देखना होगा गरीबी और बेरोजगारी। ये सारी चुनौतियां यहां पर पढ़ने होंगे बिहार के सापेक्ष में भी।
एक एक्स्ट्रा चैप्टर भी यहां पर शामिल है जिसको हमने ग्रीन कर दिया है, ग्रीन लाइन से जो ओवरलैप किया हुआ है, देखोगे बिहार का विकास अनुभव, अन्य राज्यों से तुलना। अन्य राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश ले लीजिए, इसी प्रकार से सॉरी यहां पर जो वो झारखंड को ले लीजिए, बिहार को झारखंड से तुलना किया जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं बिहार का जो है विकास अनुभव आपको देखना है, पड़ोसी राज्य इनके कौन से हैं? झारखंड है, तो उससे तुलना करते हुए भी जो है वो बिहार का अनुभव देखना होगा। ठीक है, और लास्ट चैप्टर यहां पर देखोगे तो वो है भारत का विकास अनुभव और पड़ोसी देशों के साथ तुलना, जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर चीजें था। एक्स्ट्रा क्या मिला बिहार बोर्ड को? बिहार बोर्ड के अंदर में एक्स्ट्रा एक चीज शामिल है, वो क्या है कि अन्य राज्यों से इसको तुलना करना है। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो आपके लिए एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। अगला देखिएगा, अब यहां पर बात हमने पूरे पेपर्स का बता दिया है। अब हमें सिर्फ कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी, हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी, हम इसको जानना चाहते हैं। तो क्लास 11वीं के अंदर में आपको हम कुछ बुक रेफर कर रहे हैं और इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और किताब है तो आप चैट में बता देना कि आपके पास कौन सी किताब उपलब्ध है। अगर कोई भी किताब आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप एनसीईआरटी तो जरूर रखिए, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ में आपके पास एक साइड बुक भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। खास करके आप देखोगे अगर तो स्टैटिस्टिक्स के लिए, सांख्यिकी के लिए तो किताब आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आप इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर सहसंबंध से संबंधित या फिर सूचकांक से संबंधित, ये जितने ज्यादा क्वेश्चन आप रिपीट करके हल करोगे उतना ही ज्यादा बेहतर बनोगे, एग्जामिनेशन में समय बचा पाओगे। ठीक है, तो यहां पर साइड किताब कौन कौन सी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, 2 किताबें हैं। एक तो आर्थिक सांख्यिकी किताब का नाम है और राइटर कौन है? टियार्जेन विक्योरी। ठीक है, ये दोनों मिलकर के एक ही किताब है, ध्यान रखिएगा। टियार्जेन विक्योरी की किताब आपको मिल जाएगी, ये हिंदी मीडियम में। हालांकि इस पर लिखा रहता है सीबीएसई पाठ्यक्रमानुसार, ऐसा कुछ अगर लिखा रहे तो आप घबराना मत, आप भी इसको पढ़ सकते हैं, स्टेट बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं। इस पर लिखा रहता है, इस किताब में कहीं ना कहीं लिखा रहता है सीबीएसई के न्यूनतम पाठ्यक्रमानुसार, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मत कहना कि सर हम बिहार बोर्ड के हैं, हम एमपी बोर्ड के हैं, हम झारखंड बोर्ड के हैं, हम यूपी बोर्ड के हैं, आप भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ गया? नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा जो पेपर है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसके लिए आप फॉलो करना एनसीईआरटी। क्या फॉलो करोगे? एनसीईआरटी फॉलो जरूर करना, एनसीईआरटी ध्यान रखोगे। एनसीईआरटी केवल और केवल हम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ये सांख्यिकी के लिए आपका कामयाब नहीं हो पाएगा, स्टैटिस्टिक्स के लिए कामयाब नहीं हो पाएगा एनसीईआरटी, इसीलिए केवल और केवल आप टियार्जियन या विक्योरी की किताब लेंगे, उसी से पढ़ाई कर लेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो संदीप गर्ग की किताब भी ले सकते हैं, संदीप गर्ग की भी किताब आती है स्टैटिस्टिक्स की, तो ये भी आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। ठीक है, और संदीप गर्ग की किताब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी के लिए बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बात करेंगे, तो ये मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आपको हम कुछ ऐसा देना चाहते हैं कि सर हमें क्या कुछ ऐसा मिलेगा सांख्यिकी के अंदर में, कैसे कैसी चीजें मिलेगी, तो थोड़ा सा एहसास करवाते हैं आपको, थोड़ा सा फील करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भारत सरकार अपना बजट जारी करती है ना, तो उसको अगर सांख्यिकीय रूप में आंकड़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पेश करना चाहती है, ताकि सभी आम जनता समझ सके उन चीजों को कि सरकार कहां कहां से कितने पैसे प्राप्त कर रही है, कहां कहां कितने पैसे खर्च कर रही है। तो यहां पर हमने एक छोटा सा जो एग्जाम्पल लिया है कि सरकार देखिएगा इन इन जगहों से पैसे प्राप्त करती है, तो यहां पर सारा वो डेटा लिखा हुआ है, या फिर इन इन जगहों से पैसे खर्च करती है तो वो डेटा लिखा हुआ है। मतलब ये खर्चे के लिए भी बना सकती है गवर्नमेंट ऐसा, या फिर प्राप्तियों के लिए भी बनाती है। अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के देखोगे, जिसमें इंडियन बजट आप लिखो, केवल गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, भारत सरकार का जो बजट होता है वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, है ना। एक नजर में वहां पर एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, उसको डाउनलोड करिएगा। इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा पाई चार्ट बना हुआ, है ना। ये विर्त चार्ट, पाई चार्ट बना हुआ मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि देखिए सरकार कहां कहां पर कितने पैसे खर्च करती है। जैसे कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कितने सारे हैं गवर्नमेंट के, उस पर कितने पैसे खर्च होते हैं, 16 पैसा खर्चा होता है। ब्याज पर कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, 20 पैसा खर्च हो जाता है। तो 1 रुपया का 20 पैसा केवल ब्याज चुकाने पर चला जाता है सरकार का।
ये सब सारी चीजें आप समझ सकते हैं। डिफेंस पर गवर्नमेंट कितना पैसे खर्च करती है? 8 पैसा। 1 रुपए का 8 पैसा डिफेंस पर खर्चा करती है। इसी प्रकार से मेजर जो सब्सिडीज दिए जाते हैं वो सारे कितने खर्चे होते हैं? 6 पैसे खर्च होते हैं। इसी प्रकार से पूरे के पूरे खर्चों को यहां पर व्यक्त किया गया है 2025-26 के लिए। तो प्रत्येक वर्ष ऐसा जो है पाई चार्ट जारी होता है। हमने कहा ना कि इंडियन इकोनॉमी को समझना अगर है, भारत की योजनाओं को समझना है, सरकार की आर्थिक नियम नीतियों को समझना है, तो आपको इंडियन इकोनॉमी जरूर पढ़ना चाहिए। और ये इंडियन इकोनॉमी का सवाल नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर में ये सीखते हो कि बनता कैसे है, और सांख्यिकी के अंदर में ये सीखने के बाद, स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीखने के बाद यही सारी चीजें आप अप्लाई करते हो इंडियन इकोनॉमी के अंदर डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। समझ पाए? मतलब दोनों ही पेपर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, ये आपने कभी देखा होगा डायग्राम, है कि नहीं? इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, लाइन ग्राफ बोलते हैं इसको। जब आप लोग आईपीएल मैच वगैरह देखते होगे, क्रिकेट मैच वगैरह देखते होगे, तब भी ऐसे कुछ स्कोर वगैरह दिखाए जाते हैं कि भैया स्कोर ठीक नहीं बन रहे हैं, डाउन हो रहा है ये बराबर। ठीक है, तो इस तरीके के लाइन ग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर। बात आती है इंडियन इकोनॉमी, हमने आपको पूरे चैप्टर बता दिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में क्या क्या मुख्य रूप से आपको पढ़ने को मिलेगा, तो देखिए भारत के अंदर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। खास करके यहां पर कई सारे ऐसे न्यूज बार बार निकल करके आते रहते हैं कि यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा का हाल सबसे बुरा, इस तरह के न्यूज निकल करके आते हैं। तो यहां पर इन न्यूज को ठीक ढंग से समझने के लिए या फिर इन चीजों का विश्लेषण करने के लिए, अपने तरीके से लोगों को समझाने के लिए, खुद समझने के लिए, ये आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना ही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गरीबी, नाम तो सुना ही होगा, गरीबी, पोवर्टी। हम सब क्या है ना, किस कैटेगरी में जा रहे हैं, समझना पड़ेगा ना। क्या कहीं हम भी तो गरीब नहीं है? हमें अगर गरीबी जैसी चीजें महसूस हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, जानना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपको गरीबी जैसे चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। बात हमने किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का, तो उसके अंदर 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं? ये 17 लक्ष्य आपको जानने पड़ेंगे, है कि नहीं? यहां से सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावे यहां पर हमने बात किया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंडिया में किस प्रकार से एक नई नीति लागू किया गया जिसको नाम दिया जाता है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नई आर्थिक सुधार। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट चेंज्ड इंडिया, क्या कह रहा है कि ऐसा आर्थिक सुधार जिसने भारत को बदल दिया। तो ये सारी चीजें आपको समझना होगा कि भारत के अंदर में कैसे कैसे नियम नीति लागू हो चुके हैं और कैसे भारत को फायदा इसका मिल चुका है। और सबसे आखिरी में हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे कि जब 2016-17 की बात आती है कि नहीं, 2016-17 की जब बात आती है तो जीएसटी का मामला आ जाता है सामने। 2017 में अप्लाई हुआ था भारत के अंदर में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। तो ये जीएसटी आखिर में है क्या, जीएसटी कैसे लागू किए जाते हैं, ये सब सारा कुछ अगर आपको जानना है तो इसके लिए जरूरी है भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना। ठीक है, और सबसे आखिरी में जब कोई योजना आती है जैसे कि पीएमकेवीवाई आ गया, अब ये है क्या, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भारत के अंदर में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता के साथ पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। और इसीलिए भारत सरकार अलग अलग योजनाएं लेकर के आती है जिसका फायदा आम जनता को सरकार देना चाहती है। जैसे देखो ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि आप पढ़े लिखे तो हो, लेकिन अगर आपके अंदर में कोई स्किल नहीं है, कोई कौशलता नहीं है, तो कोई भी कंपनी आपको काम पर क्यों रखेगा, है कि नहीं? तो यहां पर इसीलिए सरकार का सोचना है कि हम ग्रामीण युवाओं को खास करके प्रशिक्षित करेंगे, हम ग्रेजुएट हो चुके युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे जिससे कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके, बच्चा बेरोजगार ना हो। और इसलिए यहां पर इस तरह के कार्यक्रम या फिर योजनाएं चलाई जाती है देश के अंदर में। तो इन योजनाओं के बारे में अगर आप जागरूक होना चाहते हो या फिर इनका लाभ लेना चाहते हो तो इसके बारे में पढ़ना तो पड़ेगा। तो यही सारी चीजें आपको है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को समझ पाए होंगे। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक रह जाता है जिसे आप समझना चाहते हो, पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप मुझे चैट सेक्शन के अंदर लिख देना। वैसे तो मैंने क्लास 11 के बारे में सारी बातें बता दी है कि कैसे आपकी पूरी जर्नी रहने वाली है, पूरा रोड मैप आपको मैंने बता दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर हम एक डिसिप्लिन मैनर होकर के पूरी पढ़ाई कर लें, कहीं पर भी हमको किसी भी टॉपिक में दिक्कत ना हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड बैच जिसका नाम है उदय स्टेट बोर्ड क्लास 11th कॉमर्स 2026 बैच। वो एक पेड बैच है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो pw.live जा करके, या फिर pw के मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच का नाम सर्च जरूर कर लीजिएगा।
देख लेना कि वो हिंदी मीडियम का बैच है या इंग्लिश मीडियम का, पहले इसको कंफर्म कर लीजिएगा, फिर उसे आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते इतना ही। जय हिंद, जय कॉमर्स।